सलाम सामीन, इतने दिनों के बाद मुखातिब होने के लिए माफ़ी चाहते हैं। आपके उर्दू क्राइम थ्रिलर का अब नाम एलिया रीड्स एंड रिव्यू है, क्योंकि मुझे ये फ़ीडबैक मिल रहा था कि मैं अपनी इस चैनल पर मुख्तलिफ़ जॉनर की बुक्स को शामिल करूँ, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, इंग्लिश, उर्दू। और चूँकि उर्दू अदब का जो जासूसी अदब है, जो क्राइम जॉनर होता है, वो हर एक को नहीं पसंद होता। लेकिन इब्न सफ़ी की बुक्स की खासियत ये है कि जो इसमें अदब की चाशनी में डूबे हुए मकालमे हैं, वो हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये बुक्स तो इसमें शामिल रहेंगी ही। कोशिश करूँगी कि इनके मुख्तलिफ कुछ पैराग्राफ्स ज़रूर सुनाऊँ, ख़ास तौर से वो जिसमें डायलॉग्स हैं, जिसकी वजह से आप मशहूर हैं, जनाब इब्न सफ़ी मरहूम मशहूर हैं, और जिसकी वजह से हर शख्स इनकी तरफ खिंचता है। उर्दू सीखने का जज्बा इनको पढ़ के सुन के पैदा होता है। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब इमरान सीरीज़ की बुक्स पे अब इमरान सीरीज़ की बुक अब आपके सामने पेश होंगी। तो ये पहली किताब हम लेकर आए हैं, इमरान सीरीज़ की हिमाकत का जाल। आइए इसको देखते हैं। हिमाकत का जाल, चैप्टर 1। रुशी ऑफिस से जल्दी उठ गई थी और उसको ये नौकरी, जो कि टाइपिस्ट की थी, महकमा खारजा में, इमरान ने ही दिलवाई थी। वो आजकल इमरान के ही फ्लैट में मुकीम भी थी, लेकिन इमरान वो कहाँ था? वो तो कभी कभी नज़र आता था, और आजकल तो उसने अपनी नेम प्लेट भी वहाँ से हटा ली थी। और इसका मकसद या मतलब कुछ भी रुशी को नहीं बताया था। रुशी ने पूछा भी नहीं था। बस स्टॉप पे आई तो वहाँ पे कुछ ही लोग खड़े हुए थे। बस आने भी लग रहा था, अभी टाइम था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा जो उसके पीछे खड़ा हुआ था, जो कि बेहतरीन इवनिंग सूट में था, अचानक बड़बड़ाने लगा। कुछ गुस्से में बड़बड़ा रहा था। रुशी ने मुड़ के जब देखा तो पता चला कि उसके सर पे पीछे से किसी ने, वो भी बूढ़ा इंसान था और शानदार से इवनिंग सूट में मलबूस था, चपत लगा रहा था। रुशी को बड़ा गुस्सा आया और बड़ी झुंझलाहट भी हुई कि ये बूढ़ा जो आगे खड़ा हुआ था, जिसके सर पे चपत्तें लगाई जा रही थी, वो कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा था, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा था। रुशी ने जब उस बूढ़े को देखा तो नज़र मिलते ही वो हंस दिया। रुशी को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। ये क्या तरीक़ा है? अरे मोहतरमा, माफ़ कीजिएगा, हाँ आपके सर पे कोई चपत मार रहा है और आप खड़े हंस रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। जी हाँ, मैं एक ऐसी अंजुमन का मेंबर हूँ जहाँ पे लोग को अहमकों की अंजुमन कहलाती है और हमें गुस्सा नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं? रुशी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पे हंसे, झुंझलाए या रोए। एक बार फिर से चपत पड़ी और मजमा जो वहाँ मौजूद था हंसने लगा। बेचारे उस बूढ़े पे जिस पे चपत पड़ी थी, अजीब सी चेहरे पे लग रहा था अब रोया कि तब रोया। रुशी को उस पर तरस आ गया। उसने उसका बूढ़े का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई बाहर की तरफ निकल आई। चलिए चलिए, लगता है कि आपको मार खाने का शौक़ है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं मुझे रहने दीजिए, ये हमारा इम्तिहान भी हो सकता है। जी क्या मतलब है? अच्छा आइए यहाँ बैठ जाते हैं। करीब ही एक कैफ़े हाउस था। रुशी और वो बूढ़ा वहाँ आके बैठ गए। जी अब बताइए, रुशी ने एक वेटर को बुलाया और कॉफ़ी को ऑर्डर देते हुए पूछा। वो एक्चुअली मोहतरमा, हम एक अंजुमन के मेंबर हैं जो कि अहमकों की अंजुमन है। अक्लमंदों से ही तो दुनिया तबाह होती है। ये बात तो आपने अपने आप में बड़ी अक्लमंदी की कह दी, क्योंकि ये बात तो सही है। हाइड्रोजन बॉम्ब और जो एटम बॉम्ब है, ये किसकी दिमाग की पैदावार है? जाहिर है अक्लमंदों की। बात तो सही है, कुछ और बताइए आप इस अंजुमन के बारे में। मेरे घर पे लिटरेचर इसका पड़ा है, आप चाहेंगी तो मैं दे दूँगा। और वैसे आज शाम को जो हमारी अंजुमन का थोड़ी ही देर बाद जहाँ अंजुमन का मरकज़ है, वहाँ पे एक बड़े अहमक की तकरीर होगी। बड़े अहमक कहने पर रुशी को अपना अहमक यानी इमरान याद आ गया। सोचने लगी कि अगर वाकई शहर में ऐसी कोई अंजुमन मौजूद है तो इमरान के लिए तो बड़ा मज़ेदार होगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी। थोड़ी देर के बाद वो एक इमारत के सामने खड़े थे जिसके ऊपर दारुल अहमक का बोर्ड लगा हुआ था। दरबार ने इस्तकबाल किया, दोनों अंदर दाखिल हो गए। तभी एक गुंजीली सी आवाज़ आई, हॉल्ट, हूज़ देयर फ्रेंड्स। बूढ़े ने चीख कर जवाब दिया और रुशी को बड़ी हंसी आई, क्योंकि सामने एक संजीदा सूरत आदमी फौजी वर्दी में गधे पे सवार नजर आया। और पता है उसके हाथ में क्या था? जी, लकड़ी की बंदूक थी। पासवर्ड प्लीज़, उसने दोनों से कहा। छापक? नहीं नहीं, ये नहीं है, मगर हम तो अंदर जा रहे हैं और हम जाएंगे। जा रहे हैं? हाँ तो जाइए।
लेकिन ये पासवर्ड नहीं है आज का। तो फिर जहन्नम होगा। हाँ हाँ, जहन्नम जहन्नम, आप इन दोनों वर्ड को अब मिलाइए, छापक जहन्नम, यही है आज का पासवर्ड। अब आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, मेरे गधे ने आपको सलाम नहीं किया। मेरा गधा सलाम करना भूल गया आपको। फिर उसने झुक के बड़े अदब से गधे को सलाम किया और गधा सवार से मुसाफिया करता हुआ आगे बढ़ गया। रुचि आगे बढ़ी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, लेकिन वहाँ पे मौजूद उन दोनों बूढ़ों के चेहरे पे कतई संजीदगी के आसार थे। राहदारी से गुजर के जब वो एक बड़े हॉल में पहुंचे तो मुतअय्यद औरतें भी नजर आईं। उनमें से कोई ना कोई कुछ न कुछ बेवकूफ़ियाँ कर ही रही थी। रुचि हंसती रही और लोग उसे घूरते रहे। हॉल बहुत बड़ा था। यहाँ कुछ ढंग से मेज़ें और कुर्सियाँ भी लगी हुई थी, जैसे वो क्लब हो। शफ़ाफ वर्दियों वाले कुछ वेटर भी हाथों में मशरूबात की कश्तियाँ उठाए इधर से उधर आ जा रहे थे। रूशी के साथी ने मेज़ की तरफ इशारा किया और वहाँ वो बैठ गया। देखिए, आप इन्हें देख के अक्लमंदों की तरह हंस रही हैं, ये मत कीजिए, वरना इन्हें अहमकों की दिलशिकनी होगी। रूशी ने संजीदगी अख्तियार कर ली। उनके करीब वाली एक मेज़ पे 3 आदमी बैठे थे। इनमें से एक वेटर बिल लेके आया। एक आदमी ने तश्तरी में रखा हुआ पर्चा उठाकर देखा और जेब से पर्स निकाल कर उसमें से नोट गड्डी निकाल ली। उसने कहा, मेरे पास तो 5 का एक भी नोट नहीं है। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर भी तशवीश के आसार नजर आ रहे थे। फिर दफतन उस आदमी ने 10 का एक पूरी गड्डी खींची और बीच में से फाड़ दिया। एक टुकड़ा तश्तरी में रखा और 10 के निस्फ 5 हुए, ये तुम्हारी टिप। उसने दूसरे टुकड़े से एक बारीक सी धज्जी निकाल के तश्तरी में डाल दी और वेटर वो चुपचाप सलाम करके बर्तन समेट ले गया। रुचि ने एक औरत को देखा जो उल्टे जूते पहनने की कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद बोली, कुछ नहीं होता। जूते उठा के उसने मेज़ पे रख दिए। तो उसके साथी ने पूछा, क्या हो गया है? अरे, मेरे पैरों में खुजली हो रही थी, जूते उतार दिए, अब पहनती हूँ तो पैर सीधे नहीं होते। अच्छा, ये क्या है? हो सकता है सिकुड़ गए हों तुम्हारे पैर, मौसम भी तो कितना वाहियात हो रहा है। लेकिन मैं अब यहाँ से नंगे पैर कैसे जाऊंगी? औरत रुहासी हो रही थी। ठहरो, मैं पहनाता हूँ, मर्द ने कहा और फर्श पे बैठ के उसे जूता पहनाने लगा। रुचि ने देखा वो भी उल्टा जूता ठूसने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पैर ही बेढंगे हैं, क्या हो गया है? आखिर उसने थकार कर कहा। कुछ देर पहले ऐसे नहीं थे। औरत बोली, लगता है यहाँ शहर में बड़ा फ्रॉड हो रहा है। पता नहीं किस किस्म के चमड़े के जूते बन रहे हैं जो पैरों में उतरते ही सिकुड़ जाते हैं। रुचि का दिल चाहा उनकी गुफ्तगू में दखल तो दे, लेकिन फिर वो खामोश रह गई। अहमकों के दरमियान इस तरह की अक्लमंदी का मुजाहरा उसकी दानिश में हमाकत ही होता। उसका साथी खामोश बैठा था। उसकी तवज्जो किसी की तरफ भी नहीं थी। दफतन रुचि को सदर दरवाजे पे एक आदमी दिखाई दिया और वो अपने साथी की तरफ झुक के बोली, देखिए, यही साहब तो थे जिन्होंने बस स्टॉप पे आपको चपटें लगाई थी। ओह शाकिर साहब, ये तो बहुत पुराने मेंबर हैं। बूढ़ा बोला, मैं समझा था कि पुराने मेंबर नए मेंबर्स का इसी तरह से पब्लिक मकामात पे इम्तिहान लेते हैं, देखना चाहते हैं उन्हें गुस्सा तो नहीं आता। तो क्या आपको गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि गुस्सा तो सिर्फ अक्लमंद लोगों को आता है। पहले मैं भी अक्लमंद था, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बेवकूफ़ बनता जा रहा हूँ। मगर मकसद क्या है इसका, मुझे समझ नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ ही जाएगा। वैसे हमारा तो यही ख्याल है कि हम कोई ख़ास मकसद नहीं रखते। अगेन, अगर हम मकसद के चक्कर में पड़ेंगे तो अक्लमंद नहीं कहलाएंगे क्या? रुचि की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, हंसे कि रोए। दफतन उस औरत ने झल्ला के अपने दोनों जूते एक तरफ उछाल दिए। इनमें से एक तो किसी की प्लेट में गिरा और एक शरीफ आदमी के सर पे। मगर खिलाफ तवक्को वहाँ की फ़िज़ा पुरसुकून रही। कह सुकून ही की तो अलामत होते हैं। वो लोग खूब हंस रहे थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उठ के गुस्सा किया हो कि जूता हमारी प्लेट में या हमारे सर पे क्यों मारा। रुचि का साथी भी हंस रहा था और रुचि वो बहुत खामोश सी थी, क्योंकि उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं और चल क्या रहा है ये। अगर यही वाक़या किसी दूसरी जगह पे हुआ होता तो एक हंगामा मच गया होता। आपको हंसी नहीं आई क्या? रुचि के साथी ने उससे पूछा। मैं सिर्फ हैरान हूँ, आप अक्लमंद हैं ना। अक्लमंदों को हंसी की बातों पे गुस्सा आता है, गुस्सा दिलाने वाली बातों पे कहे लगाते हैं, और हम में और आप में यही फ़र्क है। मेरा ख्याल है अगर मैं यहाँ कुछ देर और ठहरी तो शायद पागल हो जाऊँ।
पहले मैंने भी यही महसूस किया था, लेकिन अब जब मैं यहाँ मुस्तकिल क़याम करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गया हूँ। ए मखों की जन्नत, रूशी मुस्कुराई। जी, यही हमारी जन्नत है। अचानक रूशी ने उन सबों को खड़े होते हुए देखा। वो भी खड़ी हो गई। वो लोग एक गधे सवार को देख के खड़े हुए थे। रूशी को बड़ी हैरत हुई। सब उससे कह रहे तशरीफ़ रखिए। वो सबको हाथ हिला हिला के कह रहा था तशरीफ़ रखिए। उसका गधा मेज़ों के दरमियान से गुजरता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ गया था। वो सब बैठ गए। रूशी गधे को तवज्जो और दिलचस्पी से देखती रही। वो काउंटर के करीब जाके रुक गया था। बारटेंडर ने किसी किस्म के मशरूब का एक गिलास उसकी तरफ पेश किया। वो गधे पे बैठे बैठे पीने लगा। एक बेटा उसके गधे को बिस्किट खिला रहा था। ये हैं कौन? ये हमारी अंजुमन के सदर हैं। रूशी को फिर हंसी आ गई। क्या ये सारा वक्त ऐसे ही बैठे रहते हैं गधे के ऊपर? जी हाँ, क्योंकि ये महज इम्तियाजी हैसियत बरकरार रखने के लिए होता है। रूशी को फिर हंसी आ गई। ये बात आपको मज़ाक़ा खेज़ मालूम होती है? बूढ़े ने उससे पूछा। नहीं, मैं तो मसरत का इज़हार कर रही थी। ये नीचे उतरते ही नहीं है। नहीं, यहाँ से जाते वक्त वो गधे से उतर जाते हैं और गधा उनका यहीं रहता है। गधा मेज़ों की तरफ मुड़ा। जनाब सदर गिलास ख़त्म कर चुके थे और अब उनके होठों में एक सिगरेट भी थी। हज़रात, उन्होंने कहा, अहमद बरादरी का एक रुकन दिवालिया हो गया है, इसलिए फौरी तौर पे 10,000 रुपयों की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बात कहती चलूँ कि 10,000 रुपया सुन के लग रहा होगा कि ये तो बड़ी मामूली रकम है, लेकिन ये किताबें जब लिखी गई थी तो 10,000 रुपये की वैल्यू शायद इस वक्त के लाखों रुपए के बराबर थी। तो इस बात को जहन में रखना है। इतना कह के वो खामोश हो गए। रूशी ने देखा कि लोग अपनी जगहों से उठ उठ के अपने पर्स में से पैसे जो भी हाथ में आ रहा था, कुछ लोगों को तो उसने देखा कि वो चेक भी बना रहे थे और ले जाके उस अहमक आदमी जो उसके गधे पे विराजमान था उसको दे रहे थे। रूशी की आंखें हैरत से फैली हुई थी। दूसरी तरफ वेटर जनाब सदर के हुक्म से कश्ती में आई हुई रकूमात को शुमार कर रहा था। ख़वातीन और हजरात, ये चंदा तुझसे 15,000 है। खैर, हम 5,000 अंजुमन के ख़जाने में दाखिल कर देंगे। रूशी ने महसूस किया जैसे इन लोगों ने इसका नोटिस ही नहीं लिया था और अब वो पहले की तरह तफरीहात में मशगूल हो गए थे। मुझे बड़ी हैरत है, क्यों इतनी ज़रा सी देर में 15,000 रुपये इकट्ठे हो गए और किसी ने ये नहीं पूछा कि क्लब का दिवालिया मेंबर कौन है और इतनी बड़ी रकम उसे क्यों दरकार है। बूढ़ा हंसने लगा और उसने कहा, आप अक्लमंद हैं, इस तरह की बातें आप ही सोचिए। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे सदर साहब ने ये बात बोली और हमें उस पर अमल करना था और हमने कर दिया। अब रूशी को समझ में आ रहा था कि जो दिख रहा है सामने वो इतना सीधा है नहीं। उसने सोचा कि उसको ये बात इमरान को ज़रूर बतानी चाहिए। इस दिलचस्प दास्तान का ये सिलसिला हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपने फ़ीडबैक से ज़रूर मुझे मुतारुफ़ कराइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इस जासूसी जॉनर के अलावा, इब्न सफ़ी की किताबों के अलावा और कौन सी बुक्स के रिव्यूज़ या एक्सर्प्ट पैराग्राफ सुनने हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द उनको अपनी अगली पेशकश में शामिल करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।